A very good afternoon, students. Today we are going to start next unit, unit number 10. Students, we have completed unit 9, financial management, and this is a financial market. तो ये related है कुछ something कुछ चीजें हैं इसमें जो same है, but still chapter is totally different. Financial market. First of all, what is the meaning of financial market? मार्केट क्या है? मार्केट तो आपको सबको पता है, जहाँ बाइंग एंड सेलिंग होता है, आपको पता है. तो दैट प्लेस वेयर कोई भी मतलब पर्सन कुछ परचेज करता है. बट यहाँ फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड क्या है? फाइनेंशियल मार्केट्स मींस इट रेफर्स टू दैट मार्केट विच क्रिएट्स एंड एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स. यहाँ क्या किया जाएगा? दो वर्ड यूज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट्स एंड सेकेंड वन में कर रही हूँ यहाँ पर एक्सचेंज. क्रिएट एंड एक्सचेंज करना क्या है? फाइनेंशियल. ये फाइनेंशियल एसेट्स क्या है? यहाँ कुछ वर्ड है, इनको आपको समझना जरूरी है. फाइनेंशियल एसेट्स आर, जैसे आपके पास है इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऐसे ही डिबेंचर्स वगैरह जो भी होता है, कि जो आप इशू करते हो लॉन्ग टाइम के लिए, सोर्सेज आपके, वो है आपकी फाइनेंशियल एसेट्स. और स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल एसेट्स को जब हम इशू करते हैं, जब फर्स्ट टाइम वो इशू होता है, तब वो हो जाता है क्रिएट. ठीक है? जब फर्स्ट टाइम कोई भी कंपनी शेयर्स इशू करेगी तो दैट विल बी कॉल्ड क्रिएट, जिसने उसको क्रिएट किया. लेकिन उसी शेयर को जब वो आगे शेयर होल्डर आगे किसी को सेल कर देता है, इट मीन्स ऑनरशिप चेंज हो जाती है. जैसे फर्स्ट ओनर ने सेकंड किसी पर्सन को सेल कर दिया तो ऑनरशिप चेंज हो जाएगी. उसको हम कहते हैं एक्सचेंज. मतलब बाइंग एंड सेलिंग जब होगी आफ्टर इशू, इशू होने के बाद जो आप वो सेल परचेज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज. तो ये पहले मीनिंग क्लियर कर लो इसमें. इट रेफर्स टू दैट मार्केट विच क्रिएट्स एंड एक्सचेंजेस फाइनेंशियल एसेट्स. तो क्रिएट करना है मतलब शेयर्स वगैरह को इशू करना है, एक्सचेंज करना है मतलब उनको सेल और परचेज करना है. ठीक है? तो फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग फाइनेंस फ्रॉम द सेक्टर where it is surplus to the sector where it is needed the most. तो इसका क्या मतलब हुआ? ये एक्सचेंज से क्या हो जाता है कि जहां इसकी ज्यादा नीड है, ये वहां तक हम फाइनेंस को पहुंचा सकते हैं. द फाइनेंशियल सिस्टम हैज 3 मेन पार्ट्स. इसकी जो मेन पार्ट है वो है कि फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज. तो फाइनेंशियल मार्केट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफरिंग फाइनेंस. जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो मार्केट का है, जो फाइनेंस को क्या कर रही है? मूव करा रही है, ट्रांसफर कर रही है फ्रॉम वन सेक्टर टू अदर सेक्टर. ओके? तो फाइनेंशियल मार्केट मींस द मार्केट दैट क्रिएट्स एंड एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स. व्हेन कंपनीज इशू शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इट इज कॉल्ड क्रिएशन. ओके? एंड व्हाइल देयर सेल एंड परचेज इन द फाइनेंशियल मार्केट, इट इज कॉल्ड एक्सचेंज. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आगे वेरियस फैक्टर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. अब डिमांड एंड सप्लाई क्या रहता है? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंस यूजुअली इसमें क्या हम इंक्लूड करते हैं? सबसे पहले आपको मैं बता दूं डिमांड साइड क्या है. डिमांड, फाइनेंस की डिमांड रहती है बिजनेस में, इंडस्ट्री में. ठीक है? अगर मैं डिमांड की बात करूं तो डिमांड किसको है? बिजनेस में. ठीक है? ऐसे ही इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ओके, एंड गवर्नमेंट, इन सब में डिमांड है. और डिमांड जो है आपकी वो फुलफिल कैसे होती है? वो होती है सप्लाई से. अब सप्लाई कहाँ से मिलेगी आपको? फाइनेंस की सप्लाई कहाँ से मिलेगी? कौन इन्वेस्ट करेगा? पर्सन इन्वेस्ट करेंगे, मतलब कोई फैमिली इन्वेस्ट कर सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट वगैरह जो होते हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं.
ठीक है, बैंक वगैरह कर सकते हैं, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज हैं, या फिर इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। यहाँ से आपको सप्लाई रिसीव हो सकती है। तो ये पैसा जो है इन लोगों से किनको मिलेगा, जहां इनकी डिमांड है। तो पैसे का क्या हो रहा है, वन सेक्टर टू अदर सेक्टर में ये एक्सचेंज हो रहा है आपका। ठीक है, जब अगर बिजनेस इशू करते हैं शेयर्स, तो इनमें से ही कुछ कोई पर्सन उन शेयर्स को परचेज करते हैं, तो इनका पैसा जो है वो इनके बिजनेस में आके इन्वेस्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, इनकी जो डिमांड थी वो इनके इसी सप्लाई से पूरी हो जाती है। तो इस तरह से फाइनेंस मार्केट जो है ये हमारी वर्क कर रही है। ये है हमारी फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट ये वर्क करती है। ओके, और इसके बदले में अब ये अगर सप्लाई जो है, फैमिली, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो किसी ना किसी पर्पस के लिए करते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ कंसिडरेशन उनको भी चाहिए है। ठीक है, तो वो इनको रिसीव होगा एज ए डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट, ये इनको रिसीव होगा। फाइनेंस जो है वो सप्लाई, मतलब सप्लाई से डिमांड की तरफ जा रहा है, जो पैसा है वो इनकी तरफ से यहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, और उसके बदले में ये कंसिडरेशन के, ये एज ए कंसिडरेशन इनको डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम से आप इसको शो करके दिखा सकते हो। तो इसमें क्या है, वेरियस फैक्टर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फुलफिल द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंस। द फाइनेंशियल मार्केट कंबाइंस बोथ द साइड्स। थ्रू द मीडियम ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंस गेट्स ट्रांसफरिंग फ्रॉम सप्लाई साइड टू द डिमांड साइड। आपको इससे क्लियर हो ही रहा है। तो दिस एक्टिविटी इज नोन एज ए, इसी को कहते हैं एलोकेटिव फंक्शन। ठीक है, इसका नाम हम इस फंक्शन को बोलेंगे एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब इससे हमें दो आउटकम्स मिलते हैं। फर्स्ट तो ये है कि रेट ऑफ रिटर्न ऑफर टू द हाउस होल्ड इन्वेस्टर्स वुड बी हायर। इसमें जो इनको रिटर्न मिल जाती है वो अच्छी खासी मिलती है। सेकेंड, इसमें स्carce resources are allocated to those business which have the higher productivity for the economy। जो पैसा ऐसे वेस्ट पड़ा हुआ था वो भी हमारा यूज हो जाता है इसमें। ठीक है, जिन रिसोर्सेज का अभी तक यूज नहीं हो रहा था, उन रिसोर्सेज को हम आगे यूज करते हैं, और वो हमारे कई मल्टीपल टाइम्स होके बाहर आते हैं। अब जैसे मान लो हम लोग सेविंग करते हैं, घर पे ही हम अपना पैसा सेव करके रख लेते हैं, तो वो घर में बैठे बैठे पैसा ना तो बढ़ता है ना कुछ। लेकिन अगर वही पैसा हम बिजनेस में या शेयर्स में कहीं भी मार्केट में लगाए, तो उस पैसे से वो फाइनेंस आपका कई टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उससे हमारी क्या होगी, इससे प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमी भी जो है वो पूरी तरह से डेवलप, अगर ऐसे हर कोई सोचे तो इकोनॉमी तो पूरा इफेक्ट आ जाएगा, और इकोनॉमी भी आपकी पूरी तरह से डेवलप हो जाती है। ठीक है, हाई प्रोडक्टिविटी फॉर द इकोनॉमी ये हो जाती है इसमें। तो दस द फाइनेंस रिचेज वेयर इट इज रियली नीडेड। एक्चुअल में फाइनेंस यहाँ पर वहां पहुंचता है जहां एक्चुअल में इसकी नीड है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ सप्लाई ऑफ फाइनेंस, द सप्लायर्स गेट सफिशिएंट डिविडेंड इंटरेस्ट एज ए कंसिडरेशन। वो भी इनको बदले में प्रॉपर डिविडेंड और इंटरेस्ट पे करते हैं। तो दे री इन्वेस्ट इट एंड दिस साइकिल कंटिन्यूस। अगर वो इनको प्रॉपरली डिविडेंड और इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम कोई भी अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनको ये कंटिन्यूसली पैसा इन्वेस्ट करवाना है। तो इसीलिए वो एक प्रॉपर डिविडेंड और प्रॉपर इंटरेस्ट उनको रीपे करते हैं, इसके बदले में कंसिडरेशन ऐसे देते हैं, ताकि ये लोग अपना पैसा जो है री इन्वेस्ट उसमें करते रहें। ठीक है, तो ये एक साइकिल थी। इससे आपको मीनिंग क्लियर हुआ होगा फाइनेंशियल मार्केट का। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका जो हेडिंग आएगा आपके पास, दैट इज द फंक्शंस। Functions of financial market. तो क्या फंक्शन है इसके, फर्स्ट है इसका मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड देयर चैनलाइजिंग इनटू मोर प्रोडक्टिव यूजेस। तो यहाँ पर मोबिलाइजेशन है इसका, मोबिलाइजेशन का मतलब होता है मूवमेंट होना। क्या होता है मोबिलाइजेशन में, मूवमेंट होना, LI। ठीक है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग
जो भी हमारा पैसा हमने सेव किया है उसको मोबिलाइज करना, एंड दे आर चैनलाइजिंग into more productive uses. ठीक है, मोर प्रोडक्टिव यूजेस। अब उसी पैसे को हम लोग वहां इन्वेस्ट करें जहां पर इनका मोर प्रोडक्टिव यूज हो सकता है, मोर अच्छे से यूज किया जा सकता है। ठीक है, सेविंग जो है वो तो हमारी पड़ी है, मैंने भी आपको वही एग्जांपल दिया। तो फाइनेंशियल मार्केट गिव्स impetus to the saving of the people. So this market takes the uselessly lying finance in the form of cash to places where it is really needed. ये वहां पर उसका यूज करवाती है जहां पर एक्चुअल में फाइनेंस की जरूरत है। सो मेनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड अवेलेबल। इसके लिए बहुत सारे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो फाइनेंस को वन साइड से वन सेक्टर से या वन प्लेस से सेकंड या अदर प्लेस पे इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन एनी ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर विश। अब यहाँ पर हमारे पास इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें किसी की विश हो वो उसी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए भी है, लॉन्ग पीरियड के लिए भी है, आपको जहां पर भी जिस टाइम पीरियड के लिए भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना हो उसके लिए आप कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड है फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। It means the price of any goods and services is determined by the forces of the demand and supply. जो मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया है, like goods and services, the investors also try to discover the price of their security. अब एक्चुअली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी चाहते हैं कि उनके जो सिक्योरिटीज है उनका प्राइस जो है वो डिस्कवर होता रहे। मतलब उसका, आपको पता है शेयर्स की वैल्यू जो है मार्केट में अप डाउन होती है, तो वो तभी पता चलती है जब लोग उसकी डिमांड करते हैं। ठीक है, और तभी उसका प्राइस जो है डिस्कवर होता है। और डेली एक दिन में भी कई बार किसी भी शेयर का प्राइस कम ज्यादा हो जाता है। सो द फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी फॉर फाइनेंशियल एसेट्स बाय इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो इसी डिमांड एंड सप्लाई की वजह से जब हम बाइंग एंड परचेज करते हैं तो इससे हमें एक्चुअल में उनका प्राइस जो है वो पता चलता है, डिस्कवर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। क्या है लिक्विडिटी का मीनिंग? होता है, पता है आपको, कैश से हमारे अकाउंट में, हमारे कॉमर्स में पता ही है आपको लिक्विडिटी का मीनिंग होता है मतलब कैश। तो यहाँ पर प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। दिस इज अ मार्केट वेयर द बायर्स एंड सेलर्स ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज आर अवेलेबल ऑल द टाइम्स। यहाँ पर सारी सिक्योरिटीज हमेशा आपको अवेलेबल मिलेंगी इस मार्केट में। तो दिस इज द रीजन दैट इज द प्रोवाइड्स लिक्विडिटी ऑफ सिक्योरिटीज। इट मीन्स कोई भी किसी भी सिक्योरिटी को कभी भी परचेज कर सकता है और कोई भी कभी भी सेल कर सकता है। इसीलिए इसको लिक्विडिटी बोला गया है, क्योंकि किसी भी सिक्योरिटी को कभी भी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इट मीन्स दैट द इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट देयर मनी वेन एवर दे डिजायर। जब भी वो चाहते हैं वो तभी उसमें इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी सिक्योरिटी में, किसी भी उसमें इंस्ट्रूमेंट में अपने आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दे कैन ऑल्सो कन्वर्ट देयर इन्वेस्टमेंट्स इनटू मनी वेन एवर दे नो दे सो डिजायर। ठीक है, जब भी वो उनकी चाहत है तभी कर सकते हैं। और जब भी अगर वो उसको सेल करना चाहते हैं तो वो जब भी उसको मनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, जब इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसको परचेज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। अब यहाँ रिड्यूस कैसे कर रही है ये कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को, मैं आपको ये भी बता दूं। एक्चुअली क्या होता है कि हमें अगर कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करना होता हो तो हमें लोगों को वहां पर बहुत सारी उसको ढूंढना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और उसके लिए हमें काफी कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है। तो यहाँ क्या है कि जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट होती है मेक्स अवेलेबल एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। हमें कोई भी कुछ पैसा खर्च नहीं करना, उसके बिना ही ये हमें अवेलेबल कराएगी सारी इंफॉर्मेशन। सो इन दिस वे द फाइनेंशियल मार्केट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये आपके फंक्शंस थे। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक आ रहा है दैट इज द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इसकी हमारे पास, मैं आपको बता दूं, टू टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मनी मार्केट,
और सेकंड जो है इसका वो है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, टू टाइप्स में हमने इसको डिवाइड किया है। और वो क्यों किया है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। मनी मार्केट मीन्स जो शॉर्ट पीरियड के लिए हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब मार्केट डील्स इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज इज कॉल्ड मनी मार्केट। ओके, और जो कैपिटल मार्केट है दैट इज डील्स इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। अगर कोई लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो है कैपिटल मार्केट। तो दो तरह की हमारे पास मार्केट है। इसके आगे सब पार्ट्स है, तो मैं बता दूं मनी मार्केट के अंदर हम जो अभी आज डिस्कस करेंगे वो है ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल। सेकंड है कमर्शियल पेपर। थर्ड है इसमें कॉल मनी। फोर्थ पॉइंट इसमें जो आएगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। एंड फिफ्थ जो इसमें लास्ट पॉइंट आएगा वो है कमर्शियल बिल। ओके, ऐसे ही कैपिटल मार्केट मार्केट के अंदर भी हमारे पास सब पार्ट्स में टू टाइप्स की मार्केट आएंगी। इसको हम फर्दर आगे नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, बस मैं नेम बता रही हूँ आपको। एक है हमारे पास प्राइमरी मार्केट और सेकंड आएगी इसमें सेकेंडरी मार्केट। ओके, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। टुडे वी विल डिस्कस मनी मार्केट। तो आज हम सिर्फ मनी मार्केट की ही डिस्कशन करते हैं। So first of all, what do you mean by money market? So money market is that market where transaction in short term securities are made. तो मैंने आपको बताया कि शॉर्ट पीरियड के लिए ही सिर्फ जितनी सिक्योरिटीज आप इन्वेस्ट करते हो वो आपका है मनी मार्केट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें जो हमने शॉर्ट पीरियड अब एक दिन से स्टार्ट हो जाता है, मतलब आप ये सोचें कि अगर वन डे के लिए भी हमें इन्वेस्टमेंट करना है ना तो उसमें भी हमारे पास ऑप्शन रहती है। तो इतना शॉर्ट पीरियड भी होता है। इट मींस दो सिक्योरिटीज वेयर द पेमेंट पीरियड इज अप टू 1 ईयर। अप टू 1 ईयर मतलब मैक्सिमम 1 ईयर है। तो सिंस देयर मेच्योरिटी पीरियड इज वेरी शॉर्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड नियर मनी। जिसका टाइम पीरियड बहुत ही कम हो सकता है वो नियर मनी है। जैसे एक दिन के लिए आपने इन्वेस्ट किया तो वो नियर मनी है, तो अब अप्रोक्सीमेट मनी ही है वो। तो दी सिक्योरिटीज इंक्लूड, इसमें मैंने आपको बताया जो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती हैं उसमें हमारी कॉल मनी जो है वो सबसे नियर मनी है। ऐसे ही ट्रेजरी है, कमर्शियल है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं, कमर्शियल पेपर्स हैं। तो इनके मेन फीचर्स मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि ये मैंने बोला कि ये नियर मनी है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए भी आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोर लिक्विडिटी। मोर लिक्विडिटी मतलब कभी भी आप इसमें कैश में इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन दिस मार्केट देयर इज फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रिएटिंग लिक्विडिटी। So the Discount Finance House of India इसमें जो है has been established for this purpose. It is always ready to provide a ready market for money market instrument. सेकेंड इसमें जो है लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। इसमें कोई एक्स्ट्रा आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं आती है, क्योंकि इनको कोई इशू विशू नहीं करना होता। जैसे हम इक्विटी शेयर्स को करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को करते हैं, तो उनकी फ्लोटेशन चार्जेस बहुत सारे आ जाते हैं। तो इनके ऊपर कोई ऐसे चार्जेस नहीं आते हैं। सो देयर इज नो नीड ऑफ ब्रोकर्स फॉर द ट्रांजेक्शन डन इन द मनी मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है हम डायरेक्टली बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, फिर एक्सपेंसेस भी आपके कम ही रहेंगे। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूँ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स, तो दिस मार्केट डील्स इन दोज फाइनेंशियल एसेट्स विच हैव द मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब एक साल से ज्यादा का पीरियड ये नहीं लेती, एक साल से कम के पीरियड के लिए ही जिसमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है वही इसमें हम इंक्लूड करते हैं। फोर्थ पॉइंट कंसिस्ट ऑफ मैनी सब मार्केट्स। इसमें बहुत सारी मार्केट्स हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। द मनी मार्केट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सब मार्केट्स। So these सब मार्केट्स आर कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, कमर्शियल पेपर मार्केट। तो ये सब सेपरेट इनके अलग अलग मार्केट्स हैं, उन सबको हम इसमें कंसिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट्स में बात करें तो स्पीडी ट्रांजेक्शन, बहुत स्पीड होती है इसकी, क्योंकि दिस ट्रांजेक्शन डन इन द मनी मार्केट आर डन स्पीडली। मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन डन हियर आर डन ऑन द टेलीफोन एंड द रिमेनिंग पेपर फॉर्मेलिटीज इज कंप्लीट लेटर ऑन। मतलब फोन पे ही इसकी इसकी ट्रांजेक्शन आप करवा सकते हो और उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज हैं वो बाद में भी हो जाती है। तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड ओवर द फोन मार्केट। इसको फोन मार्केट भी बोला जाता है।
तो मनी मार्केट में हम पहला पॉइंट इसमें जो मैंने अभी आपको बताया डिस्कस करेंगे, ट्रेजरी बिल। क्या होते हैं ट्रेजरी बिल? तो फर्स्ट पॉइंट इज ट्रेजरी बिल। तो स्टूडेंट्स, ट्रेजरी बिल इसको हम जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। तो ट्रेजरी बिल मींस दैट द शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट विच इज द सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूज टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और द जनरल पब्लिक। इसको जनरल पब्लिक में हम इशू गवर्नमेंट के थ्रू करवा होता है ये, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए है, और इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है ये 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। सो दे आर इशूड बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इसको इशू करता है। यूजुअली देयर मेच्योरिटी पीरियड मतलब इज ये 14 डेज से स्टार्ट है, मतलब मिनिमम 14 दिन 14 डेज के लिए ले सकते हो, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। तो ये हमारे पास ये 4-5 ऑप्शंस हैं, इसी में से आपको कोई एक चूज करनी होती है। सो दीज बिल्स आर जनरली बॉट बाय कमर्शियल बैंक। इनको हम कमर्शियल बैंक से ही कंपनी जो होती हैं जैसे कि LIC है, UTI है, GIC है, ठीक है, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। तो उनसे भी हम परचेज कर सकते हैं। तो ट्रेजरी बिल आर ऑफ द हाईली लिक्विड नेचर बिकॉज द आरबीआई इज एवर रेडी टू बाय देम ऑन डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट वर्ड क्या यूज हमने इसमें किया, आपको मैं बताऊं कि इसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह ऐसे नहीं दिया जाता जैसे आप बाकी सिक्योरिटी से सेव करते हैं। इसमें क्या रहता है, सपोज अगर आपका मैं आपको बताऊं तो अगर 100 रुपीज की अगर हम बात करें इशू करना है कोई ट्रेजरी बिल, तो ये कुछ लेस अमाउंट पे उसको इशू कर देते हैं। जैसे फेस वैल्यू रहेगी उसकी 100, लेकिन आपको पे 100 नहीं करना है, आपको उसको पे करना है कुछ लेस अमाउंट पे। इसके लिए जैसे मैं आपको बताऊं तो 94 पे आपने उसको परचेज किया, तो कुछ डेज के लिए, 91 डेज के लिए कुछ भी, और जब भी आपको वो रिसीव होगा तो वो आपको मिलेगा ₹100। इट मीन्स ये आपको डिस्काउंट बेस पे मिलता है, इसके ऊपर आगे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आप इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता आपको, ये डिस्काउंट, इसीलिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। तो जीरो कूपन बॉन्ड मीन्स ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर विच नो इंटरेस्ट इज पेड। इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जा रहा, बट इट इज इशूड एट ए डिस्काउंट, बल्कि ये एक डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है। तो मीनिंग देयर बाय इट इज इशूड एट ए प्राइस लेस, मतलब जितना इसका फेस वैल्यू है उससे लेस प्राइस पे ये इशू होगा, ठीक है, जो भी इसकी फेस वैल्यू है, व्हाइल द पेमेंट इज मेड इक्वल टू दिस फेस वैल्यू। जब इसकी पेमेंट होगी तो ये इसकी फेस वैल्यू पे पेमेंट की जाएगी। मीनिंग क्लियर है इसको आपका, ठीक है। ट्रेजरी बिल क्या है, तो इसकी इसमें दे आर इशूड एट लेस देन द फेस वैल्यू व्हाइल द पेमेंट इज मेड एट द फेस वैल्यू। क्लियर है ये मीनिंग? एंड इसमें सेकेंड थिंग ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें एक और है पॉइंट, द मिनिमम अमाउंट इसमें जो आपको मैं बता दूं 25,000 से है इसकी, ठीक है, 25,000 जो आप कर सकते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्रेजरी बिल इज ₹25,000 एंड इट कैन बी परचेज इन दिस मल्टीपल ऑफ 25,000 ओनली। आप इसको मल्टीपल टाइम जितनी मर्जी आप 25,000 के मिल सकते हैं। डीलिंग प्रोसेस में अगर मैं बात करें तो ट्रेजरी बिल इज इशूड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्काउंट। आपको पता चलिए कि डिस्काउंट बेसिस पे है, तो डिस्काउंट इज डिटरमिन्ड इन द 2 वेज। 2 तरीकों से डिस्काउंट हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्री फिक्स डिस्काउंट, या फिर रेट ऑफ डिस्काउंट इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्शन। ओके, अब दोनों के एग्जांपल मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल ए ट्रेजरी बिल ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द 1 लाख फॉर ए पीरियड ऑफ 91 डेज, ठीक है। अगर वही मैंने यही वाला एग्जांपल अगर लिया, जैसे मैंने ये बताया था आपको 1 लाख 100 के हैं, तो आप 1 लाख के एग्जांपल ले लो। 1 लाख के अगर हमने इशू किए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 94,000 या 95 रुपीज थाउजेंड आपको देना पड़ेगा, और 91 डेज के लिए आपने इसको इन्वेस्ट कर दिया अपना अमाउंट। तो अभी 91 डेज के बाद आपको 1 लाख रिसीव हो जाएगा फेस वैल्यू, ठीक है। यू विल गेट ₹1 लाख आफ्टर लैप्स ऑफ 91 डेज। ओके, तो इन दिस वे आपने क्या अर्न किया, 6,000, ठीक है। इट विल बी द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट, और तो आप कुछ भी मान सकते हो। सेकेंड थिंग जो इसमें हम कर सकते हैं वो है रेट ऑफ डिस्काउंट इज डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्शन। मतलब ऑक्शन की तौर पे, फॉर द पर्पस ऑफ ऑक्शन, ऑक्शन आपको पता होती है कि ये क्या होती है, द रिजर्व बैंक या थ्रू द मीडियम ऑफ न्यूज़पेपर या फिर इनवाइट्स टेंडर्स वगैरह से
हम इसको कर सकते हैं। तो द इंटरेस्टेड पर्सन जो है वो सबमिट करते हैं रेट ऑफ डिस्काउंट थ्रू द मीडियम ऑफ टेंडर टू द रिजर्व बैंक। वो रिजर्व बैंक में जो है वो अपना टेंडर फिल करते हैं और जितना वो डिस्काउंट मैक्सिमम या मिनिमम देना चाहते हैं वो उसके हिसाब से उसको फिल करते हैं, सबमिट करा देते हैं। ऑन द फिक्स्ड डेट ऑफ टेंडर्स आर ओपन, एक डेट फिक्स कर दी जाती है और उस दिन टेंडर ओपन होते हैं। एंड द टेंडर कोटिंग द मिनिमम रेट ऑफ डिस्काउंट इज एक्सेप्टेड, जो सबसे मिनिमम रेट होता है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो फिर उसी रेट पे इशू कर दिए जाते हैं। तो एक ये सेकंड आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, तो ये था आपका ट्रेजरी बिल। नेक्स्ट आपका जो पेपर्स, कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं? कमर्शियल पेपर्स, तो कमर्शियल पेपर्स आर दोज अनसिक्योर्ड promissory notes which are issued by well reputed companies to meet the demand of short term seasonal and working capital needs। ठीक है, आपको ये भी पता है कि कई बिजनेस सिर्फ सीजनल होते हैं और कुछ टाइम पीरियड के लिए ही हमें पैसे की नीड होती है, उस टाइम पे ही कमर्शियल पेपर्स को इशू किया जा सकता है। सेकंड थिंग मैं आपको बताऊं कि शॉर्ट पीरियड के लिए कई बार पैसे की नीड होती है। शॉर्ट पीरियड जैसे कंपनी ने इक्विटीज या प्रेफरेंस को इशू करना है, उस केस में उसको फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत आती है, आपको पता है इशू करने की बहुत तगड़ी कॉस्ट आती है, और उस कॉस्ट को मीट करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो भी कमर्शियल पेपर से आप रिकवर कर सकते हो, मतलब यहाँ से आप आपकी अरेंज हो सकती है। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा ये एक सोर्स माना जाता है। तो कंपनी शेल हैव टू बियर हैवी फ्लोटेशन कॉस्ट, द कंपनी स्पेंड इन मीटिंग ऑफ द फ्लोटेशन कॉस्ट कैन बी मेट बाय द इशूइंग कमर्शियल पेपर। तो दिस सोर्स ऑफ फाइनेंस नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग, इसको ब्रिज फाइनेंसिंग भी बोला जाता है। ठीक है, देयर बायर्स आर बैंक, इनके बायर कौन होते हैं, इनको कौन परचेज करता है? बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है, यूनिट ट्रस्ट, यूटीआई। ठीक है, सो दे कैन बी सोल्ड इन टू वेज, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। In other words, अगर company can directly sell the commercial paper to the buyer or it can take the help of the some agencies, कोई कुछ एजेंसीज की हेल्प भी ली जा सकती है। द मिनिमम फेस वैल्यू इसमें क्या रहेगी? 5 लाख रुपीज, इसकी मिनिमम वैल्यू है 5 लाख रुपीज। ओके, एंड नेक्स्ट इसकी डीलिंग प्रोसेस में आपको बता देती हूँ। तो द कमर्शियल पेपर आर इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 days to 12 months। इसका मिनिमम टाइम 15 मैक्सिमम इसका भी 1 year ही है। सो दे यूजुअली यूज टू डिस्काउंट बट समटाइम दे आर आल्सो इशूड ऑन ए डेफिनेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनके ऊपर पूरा प्रॉपर, कई बार ये डिस्काउंट पे भी इशू होते हैं और कई बार ये प्रॉपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होते हैं। सो देयर इज नो एक्टिव सेकेंडरी मार्केट अवेलेबल फॉर देम, अगर द इशू कंपनी बाइंग देम ऑन रिक्वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, कॉल मनी। कॉल मनी क्या होती है ये आपको बता दें। इट रेफर्स टू द मिनिमम कैश बैलेंस दैट इज कमर्शियल बैंक हैज टू बी मेंटेन विद द आरबीआई। एक सीआरआर होती है आपके पास जिसको मेंटेन करना होता है बैंक्स को। ठीक है, द सीआरआर इज डिटरमिन्ड बाय आरबीआई व्हिच मे चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये बैंक्स की चेंज होती रहती है लेकिन उनको मेंटेन करके रखनी बहुत जरूरी होती है। और शॉर्ट पीरियड के लिए कई बार ये कम हो जाता है पैसा उसमें, तो उसको पूरा करने के लिए ये क्या कर सकते हैं? कॉल मनी की हेल्प लेते हैं। कॉल मनी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए भी मिल जाती है, तो इसलिए ये सबसे बेस्ट इनका एक वे रहता है इसको कंप्लीट करने का। तो कॉल मनी मीन्स द दैट लोन डॉक्यूमेंट the payment for which can be made at a short notice either by the borrower or the lender. Under this, the maturity period of the loan is between 1 and 15 days. 1 से 15 दिन के बीच में, देखो ये इसका मिनिमम 1 day ही है। So on this very basis it can be said that call loans are absolutely liquid। ये बहुत ही लिक्विड है, बहुत ज्यादा, इसमें कैश में कन्वर्ट जल्दी होने वाली चीज है ये। So they are considered almost equal to cash. So they are generally used by commercial bank to maintain minimum cash balance with the RBI। जो आपको पता है कि सीआरआर उनको मेंटेन करके रखनी होती है। ठीक है, इसमें जो भी चेंजेस होते हैं उसके लिए ये पैसा इसमें से कवर कर सकते हैं। तो कॉल मनी इज अ मेथड अंडर विच द बैंक्स बोरो फ्रॉम ईच अदर सो दैट द सीआरआर इज मेंटेन। तो इसका इंटरेस्ट रेट जो होता है यूज फॉर कॉल मनी ट्रांजेक्शन इज नोन एज ए कॉल रेट, इसको हम कॉल रेट कहते हैं, विच वेरीज फ्रॉम डे टू डे एंड समटाइम इवन फ्रॉम आवर टू आवर। कई बार तो घंटों के लिए ही जरूरत होती है और उसके ऊपर भी डिपेंड करता है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। फोर्थ पॉइंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट।
ये क्या होते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी ट्रांसफर्ड आफ्टर सर्टेन पीरियड बाय एन इंडोर्समेंट। ये इशू किए जाते हैं कमर्शियल बैंक के थ्रू एंड इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के थ्रू, जिसमें कि IDBI, IFCI, ICICI, सिडबी है, एक्सिम बैंक है, ये सब इसको इशू कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर इशूड और टू इंडिविजुअल एसोसिएशन, ये किसी को भी इशू कर सकते हैं, कोई कंपनी परचेज करे, कोई इंडिविजुअल ले, एसोसिएशन ले, कॉर्पोरेशन ले। फेस वैल्यू ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज मिनिमम ऑफ रुपीज, इसकी भी 5 लाख की है, ठीक है, इसकी फेस वैल्यू मिनिमम 5 lakh rupees, okay, or an investor has got to get such, तो इसकी जो डीलिंग प्रोसेस रहेगी वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर इशूड फॉर ए पीरियड रेंजिंग बिटवीन 91 डेज एंड 1 ईयर, ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है 91 डेज है और 1 ईयर है, तो दे आर इशूड ऑन डिस्काउंट, इनको ये डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हो आप। और इसका जैसे ये लैप्स होता है, जैसे ये कंप्लीट पीरियड होता है, जैसे 45 डेज का, तो वो पर्सन को यहाँ पर रिटर्न मिल जाता है। तो स्टैम्प ड्यूटी हैज टू बी पेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द सर्टिफिकेट। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है आपके पास कमर्शियल बिल। तो कमर्शियल बिल आपके वही है जो आप कर चुके हो, जिसमें आप बिल ऑफ एक्सचेंज आपने चैप्टर किया होगा स्टूडेंट्स। तो इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड, इट इज यूज्ड टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल्स। जब सेल क्रेडिट पे की जाती है तो सेलर ड्रॉज द बिल एंड द बायर एक्सेप्टेड, ये वही है ड्रॉवर एंड ड्रॉई वाला केस। तो बायर ऑनर्स the bill on that due date. If the seller needs money before the due date, he can get the bill discounted from the bank. अगर उसको जल्दी पैसा चाहिए तो वो बैंक से डिस्काउंट कराता है। इट इज शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट जनरली इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। इसको भी हम 90 डेज तक के लिए इसको इशू कर सकते हैं, ये उसी की तरह है जैसे आप बिल ऑफ एक्सचेंज करते थे। तो डीलिंग प्रोसेस क्या है इसकी? द सेलर राइट्स दिस बिल, जो सेलर है वो बिल लिखता है एंड बायर को एक्सेप्ट करता है। आफ्टर हैविंग बीन एक्सेप्टेड दिस बिल remains in the custody of the seller, he can get this bill encashed from the bank। तो वो जैसे ही उससे बिल ले लेता है तो वो उससे उस बिल को यूज करके बैंक से उसको डिस्काउंट करवा सकता है एंड मीट द रिक्वायरमेंट फॉर मनी, और अपनी मनी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। तो इन दिस वे द सेलर गेट्स हिज मनी एंड बायर गेट्स गुड्स ऑन क्रेडिट। इस तरह से उस सेलर को भी पैसा मिल जाता है और जो बायर है उसको भी गुड्स क्रेडिट पे मिल जाती है, तो दोनों की नीड पूरी हो जाती है। ये Have a nice day.